हाँ जी। लास्ट टाइम क्या क्या कवर किया था हमने, उसी को अब आगे बढ़ाएंगे। बट लास्ट टाइम जो जो कवर किया, किसी ने कुछ उसको रिहर्स किया, कुछ हॉरोस्कोप्स पे नहीं किया। कोई भी पैरामीटर्स अगर लगा के चेक करे हो तो कुछ लगे नहीं लगे। ऐसा कुछ नहीं किया किसी ने भी? सर हाँ जी। एक्चुअली ये मैरिज वाला क्लास से पहले मेरे पास मतलब 3 या 4 आए थे हॉरोस्कोप, जो मतलब मैरिज के हैं, मतलब मैरिज रिलेटेड इश्यूज या कुछ भी हो। तो पहले भी आपने वो कुछ इसके ऊपर दिया था ना नोट जैसे? हाँ 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 हाँ, बीच बीच हाँ में कुछ दिए हैं। हाँ 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 हाँ, कुछ कुछ तो वो मैंने लगा के देखा है। हाँ स्पेशली मैंने मरकरी और वीनस का देखा था कॉम्बिनेशन। आपने बोला था कि अनहैप्पी मैरिज, हाँ। तो ये लग रहा है बहुत, मतलब 2-3 कुंडली में तो लग रहा है ओके। मतलब अनहैप्पी मैरिज। हाँ चलो, गुड है, आप प्रैक्टिस कर रहे हो और आपको रिजल्ट मिल रहे हैं। इट्स गुड। नहीं एक्चुअली वही मतलब इंक्वायरी आ रही है ना मैरिज के, तो मुझे देखना पड़ रहा है। तो वहां से और एक सन और सैटर्न का बताए थे आपने 12th हाँ हाउस में। हाँ, अनहैप्पी मैरिज। हाँ। तो वो एक कुंडली में लगा था, उनका सेकंड मैरिज भी मतलब डिवोर्स केस डिवोर्स। चल रहा है। हाँ ओके। हाँ। और उन्होंने मुझे एक क्वेश्चन पुट किया था कि मेरे थर्ड मैरिज होगा क्या? तो मैंने बोला मैंने देखा नहीं, यही तो आपके हो नहीं रहा है, ओवर नहीं हो रहा है, डिवोर्स नहीं हो रहा है, तो थर्ड मैरिज का तो बात ही नहीं है। तो हाँ। ऐसा भी इंक्वायरी आते हैं मतलब। अरे इंक्वायरी तो बहुत अटपटे आएंगे, बहुत ज्यादा अटपटे आएंगे। आप, मेरे पास तो ऐसी ऐसी इंक्वायरीज आई हुई हैं कि मेरी मैरिटल लाइफ छोड़ दो जी, मेरे ये बताओ, मैं किसी को प्रपोज कर रहा हूँ अपने ऑफिस में, तो वो मान जाएगा नहीं मान जाएगा, वो जो भी पर्सन। हाँ ठीक है, अभी मान जाएगा। अभी सपोज करो किसी का मान गया, तो फिर पूछेगा ये कितने टाइम तक चल सकता हाँ हाँ है ना? तो लोग बहुत बेढंगे क्वेश्चंस पूछते हैं, बट बेढंगे इन जनरल देखो, क्योंकि अगर हम सोसाइटल वैल्यूज को देखें तब वो लगता है कि बेढंगे हैं। हम्म, बट जब आप सोसाइटी और एस्ट्रोलॉजी को दोनों को अलग अलग करके देखते हो, तो वो एक नॉर्मल चीज है जो सोसाइटी में हो रही है। इट इज हाँ जस्ट दैट कि वो लोगों ने उस पर कर्टेन डाला हुआ है ना? हाँ और एस्ट्रोलॉजर का काम है उस कर्टेन के पीछे क्या हो रहा है वो देखना, उसके बारे में बताना। हाँ। लेकिन वही जो थर्ड मैरिज वाले जो इशू है, हम्म। तो रियल में मैंने देखा ही नहीं, क्योंकि सेकंड मैरिज का डिवोर्स चल रहा है, वो भी बहुत प्रॉब्लमेटिक है, मतलब होगा कि नहीं होगा वो भी कोई वो नहीं है। तो मैंने बोला देखा ही नहीं, जब ये आपको हो जाएगा, एंड हो जाएगा डिवोर्स, हम्म। तभी आपके थर्ड मैरिज का इशू है, मतलब ऐसा भी हो सकता है। तो इसीलिए वो भी एक फैक्टर है कि सेकंड मैरिज, मतलब इसके ऊपर भी हमको काम करना है मतलब। हाँ, अभी वही सेकंड आते हैं। मैरिज, थर्ड मैरिज और हम्म मोर देन 3 मैरिजेस का भी मैं करवाऊंगा कॉम्बिनेशन। हम्म। तो फिर आप उसको लगा के देखिएगा उस चार्ट में, या कोई और फर्दर चार्ट्स आए। ऐसे हम्म बहुत हम्म केसेस मिलेंगे जहाँ पे 3 से ज्यादा शादियां हुई हुई हैं। हम्म। हाँ। और जैसे एक केस तो मेरे सामने था, हालांकि मेरे पास चार्ट नहीं है उस बंदे का, बट एक केस मेरे सामने था। पहली वाली चली गई, दूसरी की डेथ हो गई, तीसरी क्या कहते हैं, तीसरी से बनी नहीं, ऐसा करके कुछ। हम्म। तो फोर्थ मैरिज। अच्छा। अच्छा, जब आप इंडिया के कॉन्टेक्स्ट से बाहर चले जाओगे तो ये बहुत कॉमन चीज मिल जाएगी आपको। अब्रॉड में, हम्म जैसे अमेरिका में, यूरोप में, मल्टीपल हम्म मैरिजेस, क्योंकि एक से सेपरेशन हुआ दूसरी आ गई, दूसरी से सेपरेशन हुआ तीसरी आ गई। फॉर एग्जाम्पल, जैसे डोनाल्ड ट्रम्प का चार्ट हमने यूज किया था, तो डोनाल्ड ट्रम्प की 3 शादियां हो चुकी 3 शादियां। है ना? तो वो चौथी भी कर लेगा, और वो अभी इस एज में भी कर लेगा, तो कोई बड़ी बात नहीं है। हम्म। जी। और और किसी ने कोई प्रैक्टिस की? नहीं करी? चलो गुड। बट करो भाई, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर कैसे बात बनेगी? रियल टाइम देखो, बहुत चीजें डिफरेंट हो जाती हैं। अगर आपके रियल टाइम वर्क पे क्वेरीज आएंगी तो मुझे भी अच्छा लगेगा,
और आपका एक्सपीरियंस भी एनहेंस ही होएगा। बट एनीवेज, चलो अब शुरू करते हैं। अर्ली मैरिज। अर्ली मैरिज की जो एज ग्रुप अलॉटेड है, देखो पहले अगर क्लासिकल टेक्स्ट में जाओगे तो बीपीएचएस तो 5-7 साल की एज की भी शादियां बताता है, जो कि पहले हुआ करती थी। पर अब सोसाइटल वैल्यूज चेंज हो गई, लॉज चेंज हो गए, तो देट इज नॉट परमिसिबल एनी मोर। लेकिन अगर इस्लाम में जाओगे तो इस्लाम में भी अलाउड है, क्रिश्चियनिटी में भी अलाउड है, अमेरिका के कुछ स्टेट्स में अभी भी चाइल्ड मैरिजेस हो रही हैं। वो 5-7 साल की एज में नहीं है, वो है व्हेन द गर्ल अटेन्स द प्यूबर्टी, एज ऑफ प्यूबर्टी। ठीक है। और फिर वो पेरेंट्स के कंसेंट से मैरिज होती है। ऐसा अभी राजस्थान में भी शायद आपने केस सुना होगा, राजस्थान में एक लॉ लेके आ रहे थे चाइल्ड मैरिजेस को लीगलाइज करने का। लीगलाइज क्यों करने के लिए ला रहे थे वो, कि उससे जो गवर्नमेंट की बेनिफिट्स हैं पास ऑन हो जाएंगे, जो भी बालिका वधु है उसके लिए, उसकी मैरिज को सेफ गार्ड करने के लिए, उसको गवर्नमेंट की प्रोटेक्शन देने के लिए। अदरवाइज क्या होता है, अगर फॉर एनी रीजन छोटा बच्चा जिसके साथ शादी हुई लड़का, उसकी डेथ हो जाए, तो फिर बच्ची को बेनिफिट्स पास ऑन नहीं करते या उसको वापस उसके घर छोड़ाते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो राजस्थान वाले इसको एक रीजन बना के एक लॉ लेके आ रहे थे, बट अभी वो फिर रिजेक्ट कर दिया, ठंडे बस्ते में डाल दिया है। स्टिल इंडिया में भी चाइल्ड मैरिजेस हो रही हैं, हिंदू में भी हो रही हैं, लेकिन अब बहुत कम है। तो बीपीएचएस फल दीपिका जब आप देखोगे तो उसमें यंग एज जो है वो 5-7 साल 10 साल के एज ग्रुप में उन्होंने शादियां बताई हुई हैं। बट अब सोसाइटल वैल्यूज चेंज हो गए, तो हम अर्ली मैरिज जो लेते हैं वो 18 to 22 ईयर्स लेते हैं। फिर थोड़ा सा माइल्ड डिले के साथ अगर लेते हैं तो वो 22 to 25 ईयर्स। फिर एक लेट मैरिज जो हम लेते हैं वो 26 to 33। एक सेकेंड होल्ड करिए। सॉरी, एक्चुअली कोई कॉल आ गया था अभी। ठीक है। हाँ जी। हाँ, तो लेट मैरिज में हम 26 to 33 ईयर्स का एक एज ग्रुप ले लेते हैं, वो 33 34 कर लो, आप 35 कर लो। ओल्ड एज मैरिज का 36 ईयर्स एंड अबव चले जाते हैं। उसमें भी और क्या कहते हैं, प्रोलॉन्ग या ये कहो एक्सेसिव डिले है तो वो 50 ईयर्स से ऊपर के एज में चले जाते हैं। एक बार राव सर ने एक चार्ट दिखाया था, उसमें उन्होंने एक प्रिडिक्शन दी थी एक लेडी को जो गवर्नमेंट सर्वेंट थी, कि 60th ईयर के आसपास उनकी कोई मैरिज की दशा चल रही थी, तो उन्होंने प्रिडिक्शन दी थी कि आपका शादी हो जाएगी अब। एंड दैट लेडी वाज ऑफ अ नोशन कि उन्हें अब शादी नहीं करनी, ऐसा मतलब पहले हुई नहीं और बाद में अब करनी नहीं। तो इस तरीके का था, बट उनको फिर कहीं से एक प्रपोजल आया एंड देन शी गॉट मैरिड एट द एज ऑफ 60 ईयर्स के आसपास। तो ऐसा भी होता है, हिंदुस्तान में भी होता है। ठीक। अब आप लिख लीजिए अर्ली मैरिज का फ्रॉम 18 to 22 ईयर्स। बेनिफिक should be associated, benefic planet should be associated with seventh house, seventh lord and Venus. Then second point, ये लिख लिया? Benefic in Lagna, however benefic should not be retrograde.
एक मिनट सर, दोबारा रिपीट करेंगे कौन से वाला? ये अर्ली मैरिज? अर्ली मैरिज का पॉइंट 1 है, बेनिफिट शुड बी एसोसिएटेड विद 7th हाउस, 7th लॉर्ड, वीनस। इन तीनों में से किसी के साथ भी हो या दो के साथ हो। सपोज करिए 7th हाउस में एक बेनिफिट ऑलरेडी है, वीनस के साथ, वीनस लग्ना में है या वीनस के साथ कंजंक्ट है वो 7th हाउस में, या वीनस को एस्पेक्ट कर रहा है, तो आप इसको यूज कर सकते हो। सर यहाँ मैं थोड़ा वो दूंगी, 7th हाउस में जिसका वीनस है, हाँ, अर्ली मैरिज तो नहीं है। नहीं नहीं नहीं, आप समझे नहीं, बेनिफिट एसोसिएटेड विद 7th हाउस, 7th लॉर्ड एंड वीनस है। ओके 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 ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। वीनस तो कारक है मैरिज का। वीनस को यहाँ पे आप थोड़ा सा सेग्रीगेट करो, वीनस को हटाओ अभी, और सेकंड बेनिफिट जो आएगा वो जुपिटर है, फिर वैक्सिंग मून हो जाता है, और मरकरी अगर अनअफ्लिक्टेड यानी कि नॉट विद सन है तो वो भी बेनिफिट की कैटेगरी में आ जाएगा। तो मरकरी वीनस का अगर एसोसिएशन है, सपोज करिए चार्ट में कहीं पे भी 7th हाउस के कॉन्टेक्स्ट में, 7th हाउस में हो या मरकरी 7th लॉर्ड है, वो वीनस के साथ एसोसिएशन में आ जाए, तब आप उसको कह सकते हो, बट मरकरी देन शुड बी अनअफ्लिक्टेड। सेकंड पॉइंट, बेनिफिट इन लग्ना, पर इसमें एक कंडीशन क्या आएगी, वो बेनिफिट शुड नॉट बी रेट्रोग्रेड और वीनस शुड नॉट बी कंबस्ट। ठीक, इसी पॉइंट में फर्दर एड ऑन है, 7th हाउस एंड 7th लॉर्ड शुड बी अनअफ्लिक्टेड। जैसे सपोज करिए सैटर्न 7th लॉर्ड बन गया, इट शुड बी अनअफ्लिक्टेड, यानी कि वो मार्स के साथ ना हो, मार्स से एस्पेक्ट ना हो उस पे, या वो राहु केतु के एक्सेस में ना हो। एंड देन malefic should not be in 2nd and 8th house. सर ये पॉइंट दोबारा रिपीट करना प्लीज। एक benefic should be in lagna, but that benefic should not be retrograde and Venus should not be combust. हाँ वो तो कर लिया, 7th अनअफ्लिक्टेड। इसी में 7th house 7th lord should be unafflicted and Last. no malefic should be in 2nd and 8th house. अच्छा अच्छा। सेकंड कुटुंब का आ जाता है। सेकंड अगर आप देखोगे तो स्पाउस की लॉन्जिविटी का हाउस बन जाता है। 8th हाउस जो है लॉन्जिविटी ऑफ मैरिज है। ठीक है, पर सर अगर वो उसका लॉर्ड है, खुद का मतलब सेम लॉर्ड है वो, तो भी प्रॉब्लम नहीं, तब उसको फिर उस कॉन्टेक्स्ट में मेलेफिक कंसीडर नहीं करेंगे। हाँ, ठीक है। लेट्स से आप मार्स की बात कर रहे हो, अगर मार्स सेकंड हाउस में अपना अपना रूलिंग लॉर्ड होके बैठा है तो आप उसको मेलेफिक नहीं कंसीडर करोगे। ठीक है, 8th हाउस में भी अगर रूलिंग लॉर्ड है तो भी उसको हाँ, वो तो अभी जब मैं आपको कुजा दोष के बारे में भी थोड़ा बताऊंगा आगे, तो उसमें भी देखेंगे मार्स का कैंसिलेशन भी होता है, जैसे सेकंड हाउस लगना 7th है ना। वो होता है, बिल्कुल हाँ। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मैं एक्चुअल में आप पहले बात कर रहे थे उस टाइम, मैं जब पूछ रहे थे कि किसी ने यूज किया नहीं किया है, मैं देख रही हूँ, बट जितने हमारे फीचर्स हैं उससे तो बहुत ज्यादा ऐसे लगता है कि शादियां ना होंगी, क्योंकि सब में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम दिख रही है। ये वाली जितने भी हम देख रहे हैं ना कि भाई शादी के योग हैं या कुछ है, योग बन रहे हैं, उनके कैंसिलेशन भी हो रहे हैं, या योग ठीक से बन ही नहीं रहे हैं, तो वो ऐसे लगता है कि सही में इसी वजह से शायद शादियां डिले इतनी हो रही हैं आजकल बहुत ज्यादा। हाँ, यही रीजन है। अफ्लिक्शन है तो देखो रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा, वो डिनायल में मिल जाए या वो सेपरेशन में मिल जाए कि भाई शादी नहीं चली, या शादी चली
तो वो एक तरीके से दम घोटू शादी, यानी कि जहाँ पे घुटन हो रही है लोगों को, कि बस हम सोसाइटी की वजह से या पेरेंट्स की वजह से एक शादी चला रहे हैं, बट उसमें कोई हार्मनी नहीं है। ऐसे भी कपल्स आपको मिलेंगे ना इंडिया में। वो तो हर स्टेज पे हर समय मिलते हैं, वो तो ये तो हाँ, कि भाई स्पेशली वुमेन के कॉन्टेक्स्ट में बहुत ज्यादा है ये वाली चीज। वो तो मैक्सिमम वो रहता ही है, वो तो हाँ शादी चलाती हैं। बट आगे का जो टाइम आ रहा है, जो आजकल के जितने भी हॉरोस्कोप हैं इतने ज्यादा एफ्लिक्टेड हैं वो, कि वो लड़कियों की नेचर भी वैसी हो रही है कि वो बिल्कुल वो भी नहीं चाहती हैं किसी तरह का भी कॉम्प्रोमाइज करना। अब पहले तो करती हाँ थी, अब नहीं चाहती हैं बिल्कुल। तो उस केस में तो शादी के मैचिंग और मिलान और शादी होना बहुत डिफिकल्ट लग रहा है जैसे। तो इसी वजह से शायद काफी डिले हो रही है मैरिजेस, बिकॉज ऑफ दिस हाँ कि बिल्कुल, देखो सोसाइटी इवॉल्व हो रही है ना। दूसरा क्या है, स्पेशली जैसे आप अभी पीछे एक रिपोर्ट आई थी, कोई आर्टिकल आया था यूरोप में और यूएस में, जो यंग एज लोग हैं दे आर नॉट प्रेफरिंग टू गेट मैरिड, और इसमें मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर बॉयज। वो चाहते ही नहीं है शादी होना। क्यों? क्योंकि उनको प्रॉपर्टी में नुकसान हो जाता है, उनके एसेट्स चले जाते हैं डिवोर्स होते ही। तो वो कह रहे हैं कि इतना हमें फायदा नहीं है शादी करके जितना हमें नुकसान हो जाता है। क्योंकि इन जनरल जो एक पैटर्न है, या जो एक लोगों का एक नोशन है उस कल्चर को लेके, वो यही है कि शादी 2-4 साल चल जाए तो बहुत बढ़िया है ना। लीगली इतनी ज्यादा फैसिलिटीज मिली हुई हैं लड़के को लड़की को, कोई भी आप इजीली जाके सेपरेट हो जाओ। कंट्री के जो लॉज हैं वो चाहते हैं कि आप सेपरेट हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है हमें। तो उससे लड़के को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, लड़कियां 22-23 साल की एज में अगर शादी कर रही हैं तो वो अनसेटल्ड हैं, लाइफ की बिगनिंग है। लड़का अगर 26-27 साल का है, वो उसके पास असेट्स भी हैं, उसकी अच्छी जॉब है, पर वो फिर उसमें दे रहा है, सेपरेशन में दे रहा है वो सारी चीजें। तो इसलिए लड़कों का पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो रहा है कि भाई शादी ना करना इज बेटर। तो देश काल पात्र आपको लगाना ही पड़ेगा, और अफ्लिक्शन जो आप कह रहे हो वो उसका एक प्राइमरी रीजन जरूर है। ठीक है, अभी चलो फर्दर एड ऑन करते हैं। इफ सेवेंथ लॉर्ड एस्पेक्ट सेवेंथ हाउस, it is a good indication or a good combination for early marriage. Can you हाँ, repeat that? If seventh lord aspect seventh house, यहाँ पे aspect की बात है, प्लेसमेंट की बात नहीं है। फर्दर सेवेंथ लॉर्ड इन केंद्रा और त्रिकोणा, owned by a benefic और aspected by a benefic, यानी कि सेवेंथ लॉर्ड कोई भी है XYZ, वो अगर केंद्र में है, दैट केंद्र राशि शुड बी ओन्ड बाय अ बेनिफिट। सपोज करिए सेवेंथ लॉर्ड सैटर्न है, तो केंद्र में कौन कौन सी राशि आएंगी शुभ राशि? आएगी कोई सी, नहीं आएगी? मतलब सैटर्न लॉर्ड होके है, आप ये कहना चाह सैटर्न रहे सेवेंथ लॉर्ड है। हैं? हाँ हाँ अब सेवेंथ लॉर्ड वो 2 बार बनेगा ना। हाँ। किस किस लगन में बनेगा? वो बनेगा, एक तो 4 नंबर में बनेगा हाँ हाँ, और 5 नंबर में। 5 में हाँ, बनेगा। कर्क और सिंह, है ना। हम्म, अभी सैटर्न सपोज करिए केंद्र में प्लेस्ड है, हम्म, बट इट शुड बी इन अ बेनिफिक साइन। बेनिफिक साइन कौन कौन से बनेंगे 4 और 5 नंबर के लगन में? 4 और 5 के तुला 7 बनेगी। बनेगा, एक तो वीनस का, हाँ हाँ और मून का भी टॉरस खुद भी अपना बनेगी। खुद का साइन भी इसका हाँ केंद्र में जो अगर है तो 7 और 4 और बाकी 10 तो इसका खुद का ही ओन साइन हो गया, और 12 सॉरी नहीं, हाँ ये हो गया। टॉरस बनेगा। टॉरस बनेगा और हम्म, हाँ। तुला बनेगा। हम्म, हम्म,
ठीक तुला है, बनेगा, यस और यस। कर्क राशि बनेगी। ठीक, तो इनमें अगर सैटर्न प्लेस्ड होगा तो एक कॉम्बिनेशन बनेगा। अभी सपोज करिए साथ में कोई उसे बेनिफिक एस्पेक्ट कर रहा है तो ये प्रोमिनेंट हो जाएगा। समझ गए? अभी सपोज करिए वो 4 नंबर, 7 नंबर और 2 नंबर राशि में नहीं है, वो किसी और राशि में है, बट है केंद्र में ही। ठीक है, अगर वो आस्पेक्ट कर, इफ इट इज आस्पेक्टेड बाय अ बेनिफिक, तब भी हम कहेंगे कि ये अर्ली मैरिज का कॉम्बिनेशन है। सॉरी, एक बारी रिपीट करना। अगर सपोज करिए सैटर्न, जो हमने अभी 3 साइन आइडेंटिफाई किए कैंसर लग्न में और लियो लग्न में, टॉरस, लियो, टॉरस, लिब्रा एंड कैंसर। ठीक है, ये 3 साइन आइडेंटिफाई किए। अभी सपोज करिए सैटर्न इनमें नहीं है बट है केंद्र में ही, एज अ 7th लॉर्ड सैटर्न इज इन केंद्र। ठीक, बट आस्पेक्टेड बाय अ बेनिफिक, तो भी हम इसको एक अर्ली मैरिज का कॉम्बिनेशन मानेंगे। पर यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, बेनिफिक शुड नॉट बी रेट्रोग्रेड। लिख लिया? और जब आप ये केंद्र वाली प्लेसमेंट अगर लेते हो तो 7th लॉर्ड इन 7th हाउस कंसीडर नहीं करेंगे केंद्र में। इट शुड आइदर बी इन लग्ना, 4th हाउस और 7th और 10th हाउस। क्या मतलब 7th लॉर्ड नॉट इन 7th हाउस? जब हम केंद्र की बात कर रहे हैं 7th लॉर्ड इन केंद्र, तब हम 7th हाउस को केंद्र कंसीडर नहीं करेंगे वहां पे, उस कॉन्टेक्स्ट में। ओके। क्योंकि 7th लॉर्ड इन 7th हाउस इज डिफरेंट। वो एक अर्ली मैरिज भी दे सकता है, वो डिले मैरिज भी दे सकता है, फर्दर उसके अलग कॉम्बिनेशन हो जाते हैं। बट जो केंद्र की प्लेसमेंट है, 7th लॉर्ड इन 4th हाउस, 7th लॉर्ड इन 10th हाउस, 7th लॉर्ड इन लग्ना, इसको हम केंद्र की पोजीशन मानेंगे। फर्दर 7th हाउस and 7th lord unafflicted and it should be in nakshatra of a benefic planet. Seventh lord and 7th house? 7th house and 7th lord should be unafflicted and 7th lord is in nakshatra of a benefic planet. Next point, 7th lord and Venus occupying 4th house. ये कंजंक्शन है यहाँ पे, 7th lord and Venus together in 4th house. आप लोगों में से कोई अष्टक वर्ग यूज करता है? नहीं करता? नहीं, देखते हैं अक्षर वगैरह के पॉइंट्स भी, खासतौर 7th हाउस के पॉइंट्स कितने अच्छा। हैं। अगर वो अच्छे हैं तो इट मींस मैरिज मतलब सही चलेगी, अगर कम है तो डाउटफुल है कि मैरिज में प्रॉब्लम्स आएंगी। मैं ओके, वीनस इन केंद्रा
with more than 5 benefic points in अष्टक वर्गा। केंद्र की डेफिनेशन फिर यहाँ पे वही है, क्योंकि हम 7th हाउस के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, इट शुड नॉट बी इन 7th हाउस। यानी कि वीनस लग्न में हो, 4th हाउस में हो, 10th हाउस में हो, और अगर अष्टक वर्गा में उस हाउस में, जिस भी हाउस में वीनस प्लेस्ड है, उस हाउस में अगर 5 या 5 से ज्यादा अगर बिंदु हैं, तो ये एक अर्ली मैरिज का कॉम्बिनेशन है। नेक्स्ट पॉइंट, सेकंड लॉर्ड, 7th लॉर्ड and Lagna lord. If all three are benefic associated, it is a good combination for early marriage. Can you repeat, sir? Second lord, Lagna lord, 7th lord, if they are associated with benefics, it is a good combination for early marriage. फिर एक और लिख लीजिए, स्ट्रॉन्ग मून इन 5th और 7th हाउस, ईदर ऑफ द टू है। कि अगर एक स्ट्रॉन्ग मून की डेफिनेशन अगेन वही है, वैक्सिंग मून है, वेनिंग मून है, उससे आप जज करोगे। डेबिलिटेटेड है, एक्सॉल्टेड है, उससे आप जज करोगे। एस्पेक्टेड बाय बेनिफिक्स और मेलेफिक्स, उससे आप जज करोगे। हेम्ड बिटवीन मेलेफिक्स, हेम्ड बिटवीन बेनिफिक्स, उससे आप उसकी स्ट्रेंथ जज करोगे। एसोसिएटेड विद 6, 8, 12 लॉर्ड्स, उससे आप उसकी स्ट्रेंथ जज करोगे। So strong moon in 5th house or 7th house. Next, Venus as a Karka plus Lagna Lord or 7th Lord plus Lagna Lord. Sorry, Venus as a Venus, Karka plus Venus Lagna as a Lord. Karka plus Lagna Lord or 7th Lord plus Lagna Lord. If they are in a benefic sign और benefic planets के साथ अगर associated है, if they are associated with benefic planets or in or placed in benefic sign without malefic affliction. सर इससे पहले वाला था स्ट्रॉन्ग मून इन 5th और 7th हाउस, बस इतना ही था ना? हाँ जी, हाँ जी। मून का बहुत मेजर रोल है मैरिटल लाइफ में। हाँ, एक चीज पूछनी है सर इसमें, जैसे 7th हाउस में अगर मून है, ठीक है, हाँ जी। बेनिफिक है, बट दोनों तरफ 6 और 8 में कोई प्लैनेट नहीं है, तो एक तरह से हम मून को वो नहीं बोलते हैं क्या, क्या बोलते हैं उसको, जब दोनों तरफ कुछ नहीं होता, दोनों, कैसे भूल गई ये मेरे को। आप चंद्रादि योग बोल रहे हो ना? नहीं, चंद्रादि नहीं,
जो केमद्रुम योग बोल रहे हो हाँ ना? केमद्रुम, यस यस हाँ, यस। चंद्रादि योगी तो है वो। अच्छा अच्छा, हाँ केमद्रुम योग नहीं बन जाएगा ये? फिर ये ठीक रहेगा क्या, जब दोनों तरफ कोई प्लैनेट ही नहीं है और मून इज इन ओनली इन, या तो सेकंड हाउस में इस तरह से हो या सेवंथ हाउस में हो, तो या नहीं, आप कहीं पे भी हो मून, देखो हाउस में हो? केमद्रुम योग तो उसका जो कॉन्टेक्स्ट है वो डिफरेंट है, उसका मैरिज से कोई रिलेशनशिप नहीं है। ओके केमद्रुम योग इज मोर अबाउट फाइनेंशियल स्ट्रेंथ ऑफ नेटिव, कि भाई वो धन कमाएगा, धन जोड़ पाएगा नहीं जोड़ पाएगा, अकेला रहेगा, इस तरीके से एक उसका एक कॉन्टेक्स्ट है, बट उसका मैरिज से कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है। सपोज करिए मून इन 7th हाउस, इन 6th हाउस और 8th हाउस में कोई प्लैनेट नहीं है, तो जल्दी शादी हो सकती है, मल्टीपल मैरिजेस हो सकती हैं, ठीक है। शादी ना चले उसके लिए आपको और भी चीजें देखनी होंगी। अभी सपोज करिए जो गरीब लोग हैं, जैसे शादियां नहीं होती, होती है ना, चलती भी हैं, तो मून इन 7th हाउस, इफ इट there is no planet in 2nd and 12th from it, it has no relationship with the marriage or marital life, marital bliss. केमद्रुम योग की डेफिनेशन बहुत अलग है, मैरिज से कोई लेना देना नहीं है उसका, ठीक है। ठीक है ठीक है, मतलब जब आप बोल रहे हो लग्ना में है और 12 और सेकंड में भी नहीं है कोई प्लैनेट, तो भी मैरिज में प्रॉब्लम आ सकती है, बट मैरिज ना होना कोई उसमें रीजन नहीं? हाँ, मैरिज ना होने का उसमें कोई रीजन नहीं है। ओके वो तो आप एक, जैसे जब मैं स्ट्रॉन्ग मून की बात कर रहा हूँ, आप उसको मून की स्ट्रेंथ के लिए तो देख सकते हो, क्योंकि जो उसका कॉनोटेशन है 2nd एंड 12th हाउस में कोई प्लैनेट होने का, कि इट प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ टू द मून। पर इसमें एक और चीज बता दूं, जब आप मून से अगर 6, 7, 8 में अगर कोई प्लैनेट है, तो ये केमद्रुम योग इनइफेक्टिव हो जाता है। क्यों? क्योंकि मून को कोई प्लैनेट एस्पेक्ट कर रहा है। अगर 6th में कोई प्लैनेट है मून से, तो वो मून से जो 12th हाउस है उसको एस्पेक्ट करेगा, और मून से अगर कोई 8th में बैठा है तो वो मून से 2nd हाउस को एस्पेक्ट करेगा, तो प्रोवाइडिंग स्ट्रेंथ टू दीज 2 हाउसेस। मेलेफिक है, इट्स आइदर मेलेफिक ही क्यों ना हो। हाँ हाँ, ओके जो आप 212 का एक्सेस देख रहे हो उसमें भी कोई ये डेफिनेशन थोड़ी है मेलेफिक है बेनिफिक है, उसमें भी कोई भी प्लैनेट हो ना। मेलेफिक प्लैनेट नेगेटिविटी पास ऑन करेगा, बट स्ट्रेंथ तो दे रहा है वो उस हाउस को। उस जिस भी हाउस में प्लैनेट है, जिस भी हाउस को कोई भी प्लैनेट एस्पेक्ट कर रहा है, यू आर बाउंड टू गेट रिजल्ट्स ऑफ दोज हाउसेस। जिस हाउस में कोई प्लैनेट नहीं है, जिस हाउस को कोई प्लैनेट एस्पेक्ट नहीं करता, वो एक तरीके से मिस्टीरियस हाउस बन जाएगा। कभी उसका रिजल्ट मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। रिजल्ट कब मिलेगा? ट्रांजिट में मिलेगा, कि कोई बढ़िया प्लैनेट उसको ट्रांजिट करके एक्टिवेट कर गया थोड़े टाइम के लिए, बस आपको उस टाइम पे उसका रिजल्ट मिलेगा। बट अगर किसी हाउस को में प्लैनेट बैठा है और किसी हाउस को कोई प्लैनेट देख रहा है, तो उसके रिजल्ट श्योर शॉट आपको लाइफ में मिलेंगे ही मिलेंगे, एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में। फर्दर एक और लिख लीजिए, वीनस प्लस एनी अदर रेलेवेंट प्लैनेट, जो मैरिज के कॉन्टेक्स्ट में बात है, तो 7th हाउस 7th लॉर्ड की बात है, तो वीनस एंड 7th हाउस 7th लॉर्ड इन अ वाटरी साइन विदाउट अफ्लिक्शन, यानी कि वीनस के साथ में 7th लॉर्ड इन अ वाटरी साइन और 7th हाउस में वाटरी साइन आ जाए, दोनों में से कोई सी भी कंडीशन होगी
तो उसकी पॉसिबिलिटी है अर्ली मैरिज की। 7th हाउस में वाटरी साइन प्लस वीनस इन वाटरी साइन, नंबर 1। फिर वीनस इन वाटरी साइन प्लस 7th लॉर्ड इन वाटरी साइन। लिख लिया ये? अब आते हैं 22 से 25 साल का एज ग्रुप। अगर 7th हाउस 7th लॉर्ड को अफ्लिक्शन होगा बाय सन और राहु केतु, तो आप उस केस में एक नॉर्मल एज मैरिज यानी 22 से 25 साल की एज ग्रुप में आप कह सकते हो। पर अगर सैटर्न और मार्स के साथ होगा तब ये चीज नहीं आएगी। सॉरी, 7th हाउस और 7th लॉर्ड अफ्लिक्टेड बाय राहु सन, एंड केतु। बाय सन और राहु एंड केतु। पर अगर इफ द अफ्लिक्शन इज बिकॉज ऑफ सैटर्न एंड मार्स, देन दिस पैरामीटर विल गेट चेंज्ड। फिर इसमें नॉर्मल एज मैरिज नहीं होगी। मतलब नॉर्मल एज मैरिज, फिर मतलब उसके बाद बियॉन्ड हाँ, दिस। बियॉन्ड, हाँ जी। ओ ओ ओ ओ, मैं सोच रही थी कि फिर अर्ली मैरिज होगी। बेनिफिक्स शुड नॉट बी रेट्रो, ये नेक्स्ट पॉइंट है। बेनिफिक्स शुड नॉट बी रेट्रोग्रेड एंड वीनस should not be combust, but 7th lord should be afflicted. Benefic should not be retrograde. Venus Venus combust. should not be combust, but 7th lord should be afflicted. यानी कि 7th लॉर्ड को अफ्लिक्शन हो, शुक्र अस्त ना हो और बेनिफिक्स रेट्रोग्रेड ना हो। बेनिफिक के कॉन्टेक्स्ट में फिर वही है, जुपिटर एंड प्राइमरीली जुपिटर वीनस, दे शुड नॉट बी इधर रेट्रोग्रेड नॉर कंबस्ट। फिर आप मून तो कभी रेट्रोग्रेड होगा नहीं, मरकरी रेट्रोग्रेड हो सकता है, बट मरकरी के साथ अगेन कॉन्टेक्स्ट हो जाएगा, इट शुड नॉट बी विद सन और एनी अदर मेलेफिक, देन ओनली इट इज कंसिडर्ड एज बेनिफिक। So benefic should not be retrograde and Venus should not be combust. But if there is 7th lord afflicted, then normal age marriage. अब आते हैं डिलेड मैरिज, जो ये 26 से 33 साल 35 साल तक की एज है। स्ट्रॉन्गर मेलेफिक्स कौन कौन से हैं? Saturn, Mars, हाँ Rahu, जी, Ketu. शादी के कॉन्टेक्स्ट में Saturn and Mars. सैटर्न मार्स, क्योंकि ये लास्ट क्लास में भी बोला था मैंने और शायद उससे पहले भी कुछ क्लासेस में बोला हुआ है ना। इफ सैटर्न एंड मार्स or any of these two are afflicting 7th house 7th lord, Venus, moon,
जुपिटर, सेकंड हाउस, फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस एंड देयर लॉर्ड्स। अगर शनि या मंगल सेवेंथ हाउस सेवेंथ लॉर्ड को अफ्लिक्ट करेगा, या शुक्र को अफ्लिक्ट करेगा, या चंद्रमा को अफ्लिक्ट करेगा, या बृहस्पति को अफ्लिक्ट करेगा, या सेकंड फोर्थ एंड फिफ्थ हाउस या उनके रूलिंग लॉर्ड्स को अफ्लिक्ट करेगा, ठीक है, तब डिलेड मैरिज का चांस बनेगा। पर इसमें से जब आप इसको एनालाइज करोगे, देन सी देयर शुड बी मोर देन 2 पैरामीटर्स शुड बी मैचिंग। यानी कि सेवेंथ हाउस सेवेंथ लॉर्ड को अफ्लिक्शन है, ये आपने देख लिया मार्स और सैटर्न से, मार्स या सैटर्न से किसी से भी। साथ में वीनस भी अफ्लिक्ट है या मून अफ्लिक्ट है इन्हीं प्लैनेट से, या जुपिटर अफ्लिक्ट है अगर फीमेल का चार्ट देख रहे हो तो, या सेकंड हाउस फोर्थ हाउस फिफ्थ हाउस का रूलिंग लॉर्ड या इन हाउसेस को अफ्लिक्शन है इनकी वजह से। तो इसमें से 2 से ज्यादा अगर कॉम्बिनेशन आपको मिलते हैं तब वो डिलेड मैरिज का चार्ट बन जाएगा। क्लियर है ये? बोलो, इज इट क्लियर? If जी, Saturn and Mars, हाँ जी बोले। Saturn और ये जो पॉइंट है ना स्टार्टिंग में, if Saturn and Mars and any of these two, seventh house or seventh lord, if Saturn or Mars afflicting any of these 2 parameters, 2 or Okay. more। जैसे अभी मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ कि लग्न में सैटर्न है, ठीक है, हाँ जी, वीनस इन सेवंथ हाउस है, तो वो एक तरह से सेवंथ हाउस को भी फ्लिक कर रहा है और वीनस को भी कर रहा है, 2 पॉइंट्स राइट इकट्ठे हैं इसमें। राइट। ठीक है। और अगर जुपिटर है तो जुपिटर को कर रहा है, या मून है सेवंथ हाउस में तो मून को, मतलब एक साथ अ, हो गए, या हाँ वो अपने सैटर्न से थर्ड हाउस में बैठा है तो वीनस जुपिटर तो भी वही हाँ, सेम हो या गया। जैसे सपोज करिए सेवेंथ लॉर्ड कोई भी है, XYZ कोई भी प्लैनेट है, ठीक है, इट इज प्लेस्ड इन द सेकेंड हाउस और फोर्थ हाउस या फिफ्थ हाउस में बैठा है, फिर सैटर्न या मार्स इनके साथ कंजंक्ट हो इन्हीं हाउसेस में, या इन हाउसेस को 1/7 एक्सिस में या अपना जो उनका स्पेशल एस्पेक्ट है उसके थ्रू एस्पेक्ट करते हो। सेवंथ लॉर्ड इज प्लेस्ड इन सेकंड फोर्थ एंड फिफ्थ हाउस, तो भी हमारे विद देयर लॉर्ड्स तो भी डिले मैरिज। आप समझे नहीं, सेवेंथ हाउस का लॉर्ड भी अफ्लिक्ट हो गया वहां पे, सेकंड हाउस में, हाँ, अपने से 8 चला ठीक गया। है, नहीं प्लेसमेंट से नहीं कह रहा मैं, वैसे कह रहा हूँ अगर सेवेंथ लॉर्ड प्लेस्ड इन सेकंड हाउस या प्लेस्ड इन फोर्थ हाउस या प्लेस्ड इन फिफ्थ हाउस एंड सैटर्न या मार्स इनमें से किसी को इन प्लैनेट को एस्पेक्ट कर रहा है इन हाउसेस के थ्रू, लेट्स से मार्स इज प्लेस्ड इन द 10th हाउस, एक एग्जांपल दे रहा हूं, और जुपिटर रूलिंग लॉर्ड है 7th हाउस का, वो प्लेस्ड है आपका 4th हाउस में या 5th हाउस में, तो मार्स अफ्लिक्ट कर रहा है 4th हाउस को, राइट, 5th हाउस को भी कर रहा है, फिर इनमें 7th लॉर्ड भी बैठ गया, तो 7th लॉर्ड भी अफ्लिक्ट हो गया, हाउस भी अफ्लिक्ट हो गए, वो 4th और 5th की जो हमने बात करी, तो 2 कंडीशन मिल गई। अगर ये फीमेल चार्ट है तो इसमें तीसरी कंडीशन क्या मिलेगी, जुपिटर एज अ कारका ऑफ हस्बैंड, तो कारका भी अफ्लिक्ट हो गया। और मेल चार्ट में वीनस, मेल चार्ट में वीनस कारका, वीनस तो वैसे कारका है ही है, वीनस तो दोनों का ही कारका है, बट जो सेग्रीगेशन है जुपिटर को नॉर्दर्न इंडिया में हस्बैंड ट्रीट करा जाता है एज अ कारका ऑफ हस्बैंड, अदरवाइज मार्स है। हाँ, किसी का मार्स कंबस्ट हो, बाकी सब चीजें इतनी प्रॉब्लम नहीं हो, बट मार्स सिर्फ कंबस्ट हो गया, डीप कंबस्ट हो गया,
तो उस केस में भी हम डिले मैरिज या नो मैरिज का नहीं, सिर्फ इस वजह से नहीं कहोगे ना, उसका एसोसिएशन तो हो सेवंथ हाउस सेवंथ लॉर्ड से कुछ। ओके नहीं, हाँ 7th लॉर्ड ही हो रहा है या 7th हाउस से ही, या 7th लॉर्ड ही है वो और डीप कंबस्ट है और हाँ तो आप मार्स। कह सकते हो डिलेड मैरिज का चार्ट बन सकता है, या मैरिज वो प्लेसमेंट पे भी मैटर करेगा। अगर सपोज करिए लेट्स से सेवंथ लॉर्ड होके मार्स लग्ना में बैठा है और वहां कंबस्ट है, इवन दो इट इज कंबस्ट, इट इज प्रोटेक्टिंग इट्स हाउस, सेवंथ को एस्पेक्ट कर रहा है ना, ठीक है, उसका उसकी जो पोटेंसी है वो बहुत कम है, बट स्टिल सेविंग ग्रेस अपने घर को कुछ तो देगा ही ना, कुछ तो पास ऑन करेगा। और जैसा कि हमने पीछे कंबशन के बारे में पढ़ा भी था, मार्स के कंबशन में बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता नहीं है मार्स के ऊपर। ओके तो वो ऐसा हो सकता है उस केस में शादी करा के शादी ना चले, जल्दी सेपरेशन हो जाए या शादी में बहुत सारे इश्यूज आए, वो एक रीजन बन सकता है उस केस में। और लिख लीजिए बेनिफिट्स इफ दे आर रेट्रोग्रेड एंड इफ वीनस इज कंबस्ट, ये दोनों कंडीशन एक साथ होनी चाहिए। Venus is combust and benefic is retrograde, benefic or benefics, then it is a case of delayed marriage. बेनिफिक एसोसिएशन बेसिकली जो भी डिले कॉजिंग टाइम बन रहा है कि भाई इतने टाइम का डिले आ रहा है, तो वो उसको थोड़ा सा रिड्यूस कर देता है बेनिफिक से एसोसिएशन। अगर दो तीन पैरामीटर्स जैसे अभी हमने डिस्कस किए वो आपको मिल रहे हैं, ठीक, और साथ में लेट्स से सपोज करिए सेवेंथ लॉर्ड या सेवेंथ हाउस मार्स की वजह से अफ्लिक्टेड है, पर साथ में लेट्स से मार्स इज फर्दर मोर अफ्लिक्टेड बाय सैटर्न और राहु केतु, या सेवेंथ लॉर्ड को मार्स देख रहा है और सेवेंथ हाउस में राहु केतु आ जाए या सैटर्न आ जाए, है ना, तो ये फिर लॉन्ग डिले वाले चार्ट हो जाएगा। आया ये समझ? नहीं, एक बार दोबारा रिपीट जहां करिए प्लीज। आपके दो तीन कंडीशन मिल रही हैं आपको कि ये डिलेड मैरिज का या लेट मैरिज का चार्ट है, उसी में ही फर्दर एड ऑन करके बता रहा हूँ। लेट्स से आपने सारा पैरामीटर चेक कर लिया, अभी हमने वीनस अफ्लिक्टेड मिल गया हमें, सेवंथ हाउस सेवंथ लॉर्ड कुछ भी, या कार का जुपिटर अफ्लिक्टेड है, या मून अफ्लिक्टेड है, या सेकंड हाउस फोर्थ हाउस फिफ्थ हाउस कुछ भी अफ्लिक्टेड है, आपको दो या तीन पैरामीटर उसमें से मिल गए। अब बारी आई, इसमें फर्दर एडिशन कर रहा हूं, लेट्स से राहु केतु का एक्सेस आ गया सेवंथ हाउस में, या सेवंथ हाउस में सैटर्न प्लेस हो गया, तो ये उसको और डिले कर देगा, फर्दर डिलेड। अभी आया समझ? जी 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 जी। अभी एक और एग्जांपल समझा देता हूं, तब शायद आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। लेट्स से अभी हमने जैसे जुपिटर को डिस्कस किया था, ठीक है, उसी को एग्जांपल ले लेते हैं। जुपिटर प्लेस्ड इन फोर्थ हाउस एज अ सेवेंथ लॉर्ड, सेवेंथ लॉर्ड जुपिटर फोर्थ हाउस में बैठा है, उसको मार्स एस्पेक्ट कर रहा है। अभी अगर आप राहु केतु के एस्पेक्ट लेते हो तो 5-9 का एस्पेक्ट हो जाएगा, है ना। अभी सपोज करिए राहु बैठा है 12th हाउस में, तो आप वो जुपिटर को इन्फ्लुएंस करेगा एस्पेक्ट के थ्रू, तो ये लॉन्ग डिलेड मैरिज हो गई यहाँ पे, यानी कि अफ्लिक्शन में एक और अफ्लिक्शन जुड़ गया। सपोज करिए सैटर्न सेकंड हाउस में बैठा है, वो भी जुपिटर को देख रहा है थर्ड एस्पेक्ट से अपने, तो मल्टीपल अफ्लिक्शन हो गई, मार्स से भी हो गई, सैटर्न से भी हो गई, सेवेंथ लॉर्ड को हो गई, कारका को हो गई, है ना। तो ये फर्दर डिलेड मैरिज है, यानी कि 26 से 33 साल का जो ग्रुप है उससे ऊपर का केस चला जाएगा।
अभी समझ गए? कविता जी जी? जी 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 जी, समझ गई। हाँ, मैं और लिख भी किसी को रही थी। कोई कंफ्यूजन, और किसी को कोई कंफ्यूजन हो अभी तक? नहीं है? चलो गुड। फिर आता है इसमें एक और एडिशन आता है, अफ्लिक्शन टू विवासहम। एक रुको, एक सेकेंड। एक सेकेंड रुकिए। जैसे ये चार्ट है, ठीक है, इसमें थोड़ा सा आपको बेटर समझ में आ जाएगा। ये के.एन. राव सर का चार्ट है। हम्म, 21 से 2030 you have vivaha. ये रहा, राइट। ठीक है, अभी जैसे विवाह सहम इनका कहाँ पे है? वर्गो साइन में, राइट। और क्या वर्गो साइन में अफ्लिक्शन है? भाई वर्गो साइन में अफ्लिक्शन है, नहीं है? Yes sir. हाँ, तो ये आप Sun पॉइंट and लिख Mercury लीजिए। together हम्म combusted. अभी ये वाला आप पॉइंट लिख लीजिए, अफ्लिक्शन टू विवाह सहम कैन ऑल्सो कॉज डिले इन मैरिज। पर इसको जब आप देखोगे तो इसके साथ जो पहले पॉइंट्स हमने डिस्कस करे हैं उसके एक दो पैरामीटर जरूर हमें मिलते होने चाहिए। उसके बेसिस पे आप स्ट्रांगली कह पाओगे कि विवाह सहम भी अफ्लिक्टेड है और हमारे जो पहले हमने पैरामीटर्स डिस्कस करे वो भी अफ्लिक्टेड है। उसमें भी मतलब हमें चीजें मिल रही हैं और विवाह सहम से भी हमें चीजें मिल रही हैं, देन इट इज अ श्योर शॉर्ट केस ऑफ डिलेड मैरिज या लॉन्ग डिलेड मैरिज, उसको आप कह सकते हो। ठीक, फिर नेक्स्ट पॉइंट आप लिख लीजिए, मेलेफिक प्लैनेट प्लेस्ड इन 7th हाउस और 7th हाउस 7th लॉर्ड afflicted by a malefic by aspect। एक बार रिपीट करेंगे सर? या तो 7th हाउस में मेलेफिक प्लैनेट प्लेस्ड हो या फिर 7th हाउस एंड 7th लॉर्ड टुगेदर, इनको कोई मेलेफिक देखता हो, if these two are aspected by a malefic planet। next point, presence of Saturn and Ketu in 7th house। यहाँ पे ये देखना, केतु की बात करिए, राहु की बात नहीं करिए। सैटर्न एंड केतु इन 7th हाउस। देन मरकरी एंड केतु इन लग्ना।
Then 7th lord or 12th lord in second or third house. Then sun, Mars, sun or Mars, or sun or Saturn, or all three, sun, Mars and Saturn. पहला है सन प्लस मार्स, दूसरा है सन प्लस सैटर्न, तीसरा है सन, मार्स एंड सैटर्न टुगेदर इन सेकंड हाउस. लिख लिया ये? Yes, sir. Okay. 8th lord in 7th house or 7th lord in 8th house. Venus in Trik Bhavas. Venus or 7th lord aspected by Saturn or conjunct with Rahu and Ketu. Mars is 8th lord. ये next point है. If Mars is 8th lord and 7th lord is retrograde. अभी एक और पॉइंट है, थोड़ा सा ध्यान से सुनना, रिपीट भी कर दूंगा. Saturn or Mars in 7th house from a house जहां पे एक मेल और एक फीमेल प्लैनेट हो. यानी कि लेट्स से इस चार्ट में, एक सेकंड रुको, इस चार्ट में तो वो कॉम्बिनेशन नहीं है, बट इसमें मैं ऐसे एक्सप्लेन कर देता हूं. लेट्स से मार्स इज प्लेस्ड, मार्स और सैटर्न इज प्लेस्ड इन 7th हाउस. या इसको रुकिए एक सेकेंड, हाँ. अभी सपोज करिए सैटर्न और मार्स यहाँ पे प्लेस्ड हैं और जुपिटर एंड वीनस आर हेयर. तो एक मेल प्लैनेट है जुपिटर, एक फीमेल प्लैनेट है वीनस. दे आर टुगेदर एंड मार्स और सैटर्न प्लेस्ड इन 7th हाउस फ्रॉम इट, यानी कि इससे 7th में है. और एक बेनिफिक प्लैनेट इनको देखता हो, तब ये वाला कॉन्टेक्स्ट बनेगा. ठीक है, अब लिख लो इसको, फ्लो में लिख लो. सैटर्न और मार्स इन 7th हाउस फ्रॉम अ हाउस with one male and one female planet with benefic aspect either
with benefic aspect on Saturn और Mars, जो भी वो affliction दे रहा है, it indicates that the native will marry in old age or with an old woman. अपने से काफी बड़ी लेडी के साथ शादी हो सकती है या काफी लेट मैरिज होगी ओल्ड एज में जाके, ये वो कॉम्बिनेशन है। ये वाला कॉम्बिनेशन क्लियर है? एक बार रिपीट कर देंगे आप? जैसे इस केस में एक एग्जांपल दे रहा था मैं, जुपिटर एंड वीनस आर इन 4th हाउस, मार्स इन 10th हाउस और सैटर्न इन 10th हाउस, तो ये एक कॉम्बिनेशन बनेगा। बट इसमें सेकंड कंडीशन क्या आएगी जो फुलफिल होनी चाहिए, दैट सैटर्न और मार्स जो भी कोई है वो इट शुड बी एस्पेक्टेड बाय अ बेनिफिक प्लैनेट। इस केस में जो भी नेटिव का चार्ट आपके सामने वो है, तो दैट पर्सन विल ईदर मैरी इन ओल्ड एज और विद एन ओल्ड वुमन, यानी कि अपने से बड़ी उम्र की लड़की के साथ शादी कर सकता है। बड़ी में भी ये 1-2 साल वाला तो आजकल फिर भी ट्रेंड हो गया, थोड़ा लोग कर लेते हैं, तो इसमें आप एज गैप ज्यादा लेंगे। दैट वुमन शुड बी लाइक 5-7 years, 8 years, 10 years, इस तरीके से वुमन कुड बी ऑफ ओल्ड एज। इज इट क्लियर? संप्रीति जी क्लियर है आपको ये? हाँ जी हो गया। ओके। 7th लॉर्ड, नेक्स्ट पॉइंट है 7th लॉर्ड in 6, 8, 12 from Lagna or from 7th house। इसमें एक नाड़ी का कॉम्बिनेशन है, भृगु नाड़ी का। अगर 7th लॉर्ड इन 6th हाउस आए एंड इफ इट इज अनअफ्लिक्टेड, दो 7th लॉर्ड को 6th हाउस में अच्छा नहीं माना गया, बट भृगु नाड़ी का रूल है, ये राव सर ने भी डिस्कस किया था अपनी क्लास में, और ये मैंने देखा भी है प्रैक्टिकल यूज में। इफ 7th लॉर्ड इज इन 6th हाउस, it gives marriage and at least 2 children। बट जो क्लासिकल टेक्स्ट की डेफिनेशन है, जो पैरामीटर है वो ये है कि 7th लॉर्ड इन 6, 8, 12 फ्रॉम लग्ना और 7th हाउस कैन कॉज डिले इन मैरिज। और कई एस्ट्रोलॉजर इसको इस तरीके से भी इंटरप्रेट करते हैं, क्योंकि कुछ ऑफ द लाइन ऑफ ट्रैक करके ये मेंशन्ड है क्लासिकल टेक्स्ट में कि it can lead to separation or divorce if 7th lord is in 6th house। but ऐसा नहीं है, 7th lord in 6th house could lead to a good marriage, but the condition should be like it should be unafflicted। moon in 6, 8, 12 and Venus in 4th house। Saturn, ये नेक्स्ट पॉइंट है, Saturn aspects sun and moon together। ये कंटिन्यूअस में है सर। मून इज इन 6, 8, 12 एंड वीनस इज इन 4th हाउस। ये हाँ, इसी के ये एक अलग पैरामीटर है, मून इन 6, 8, 12 एंड वीनस इन 4th हाउस, ये एक अलग पैरामीटर है। अब जो बोला वो अलग है, सैटर्न एस्पेक्ट सन एंड मून अच्छा, ठीक है। टुगेदर।
जैसे इस केस में ये जो चार्ट है, सैटर्न इज एस्पेक्टिंग सन बट नॉट मून, है ना, तो सैटर्न शुड बी एस्पेक्टिंग सन एंड मून टुगेदर। अभी मून सपोज करिए 5th हाउस में होता, तो सैटर्न कुड हैव बीन एस्पेक्टिंग मून प्लस सन। एट्थ लॉर्ड इन 5th हाउस, ये नेक्स्ट पॉइंट है। Malefic planet in 7th house aspected by Saturn. नहीं, 8 लॉर्ड इज इन 5th house. फिर ये नेक्स्ट पॉइंट है। हाँ, अब नेक्स्ट पॉइंट है Malefic in 7th house aspected by Saturn. Next point, Mars and Venus in 5th house. Mars and Venus in 5, 7, 9. इनमें से किसी में भी हो, Mars and Venus in 5, 7, 9 aspected by Saturn. Next point, Lagna, 7th house and 7th lord plus Venus, if they are all in fixed signs. यानी कि जैसे फिक्स्ड साइन कौन कौन से हैं? फिक्स्ड साइंस कौन कौन से हैं? 2, 2, 5, 8, 11 भाई, ये भी याद नहीं है आप लोगों को? टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो एंड एक्वेरियस। मूवेबल साइन कौन कौन से हैं? 1, हाँ, 4, 1, 4, 7, 10। 1, 4, 7, 10. Yeah. और डुअल साइन कौन कौन से हैं? 3, 6, 9, 12. और कोई बताएगा भाई, डुअल साइन इन्होंने सही बताए या नहीं बताए? भाई आप लोगों को क्लैरिटी नहीं है अभी तक साइंस की भी। आपने सही बताए हैं ये 3, 6, 9, 12। 9, 12. Yeah. राइट। लग्ना 7th हाउस 7th लॉर्ड प्लस वीनस, इफ दे आर ऑल इन फिक्स्ड साइंस। अभी जैसे अब ये स्कॉर्पियो है, स्कॉर्पियो लगना, तो जो भी अगर लगना फिक्स्ड है तो ऑब्वियसली 7th हाउस फिक्स्ड ही होगा, ये फॉर श्योर है। ठीक है, अगर लगना फिक्स्ड है तो ये नहीं है कि यहाँ मूवेबल साइन आ जाएगा या डुअल साइन आ जाएगा। तो लगना फिक्स्ड है तो 7th हाउस अपने आप फिक्स्ड होगा। अब यहाँ पे कंडीशन क्या है? 7th लॉर्ड एंड वीनस शुड ऑल्सो बी इन फिक्स्ड साइंस, यानी कि
इस केस में अगर ये चार्ट होता तो मार्स एंड वीनस शुड बी इन फिक्स्ड साइंस, यहीं केंद्र में ही होने चाहिए थे, ठीक है। एंड मून इन मूवेबल साइन, मून यहाँ पे मूवेबल में है ऑलरेडी, बट वीनस एंड मार्स आर नॉट इन फिक्स्ड साइंस। तो कंडीशन ये है लग्ना एंड सेवेंथ हाउस शुड बी फिक्स्ड, seventh lord and Venus should be in fixed sign and moon in movable sign. Clear है? नहीं क्लियर? भाई कोई तो बोलो, कोई बोल ही नहीं रहा है। Yes, sir. Understood. Okay. Debilitated Jupiter, ये next point है। Debilitated Jupiter in 6, 8, 12 from Lagna और Moon। Next point, debilitated Venus plus 7th Lord combust plus Moon and Rahu together in 7th house। Next point, Venus, debilitated Venus with 5 or more benefic points ये debilitation जो देखना है आपको, it could be either in the राशि चार्ट और in नवांशा, ठीक है। और both of them, वर्गोत्तम अगर नीच वर्गोत्तम है उस केस में भी, and it should further be afflicted by Mars। Next point, Venus and Rahu in Lagna and Mars in 7th house। ये क्लियर है? हेलो, क्लियर है ये? Yes, sir. Yes, sir. हाँ जी, हाँ जी। अब हम बात करेंगे 30, 31, 32, 35 इयर्स वाली मैरिज का, ठीक है। इसी में ही भी है, मतलब हमने ये 26 से 33 साल का ग्रुप लिया है, इसमें भी वो आ जाएंगे और फर्दर 1-2 पॉइंट और हैं। वीनस इन 3rd हाउस एंड 7th लॉर्ड इन 9th हाउस। ये मैं अभी कौन सी एज ग्रुप है? ये 30 इयर्स का एज ग्रुप है, 30, 31 का। वीनस इन 3rd हाउस एंड 7th लॉर्ड इन 9th हाउस। Venus in 3rd house and 7th lord in 9th house।
Then 31, 32 years का age group. Rahu in second house. Venus in third house. Rahu in second and Venus in third house. Then Rahu in fifth house. With Venus. Rahu in fifth with Venus. And Saturn in seventh house. फिर आता है 34, 35. Lagna Lord plus Venus. And eighth Lord in eighth house. Then afflicted Venus and afflicted seventh Lord in either or fifth or ninth house. Either in fifth house or ninth house. Venus should be afflicted and seventh Lord should be afflicted in fifth house or ninth house. या दोनों साथ में हो जाएं फिफ्थ में और नाइन्थ में. अब आता है ओल्ड एज मैरिज, जो कि हम 36 से ऊपर का देखते हैं. 36 प्लस. सेवेंथ हाउस सेवेंथ लॉर्ड एंड वीनस फॉर मेल्स. और वीनस को रिप्लेस कर दोगे जुपिटर से फॉर फीमेल्स. राइट. इफ दे आर वीक एंड हैव. एक बार रिपीट करते हैं फिर से आप. सेवेंथ हाउस सेवेंथ लॉर्ड प्लस वीनस फॉर मेल्स. सेवेंथ हाउस सेवेंथ लॉर्ड प्लस जुपिटर फॉर फीमेल्स. ठीक है. ये पैरामीटर हमें चेक करना है. इफ दे आर वीक एंड हेविली अफ्लिक्टेड by Mars, Saturn, Rahu, Ketu and Mandi. इसमें एक कॉन्टेक्स्ट जरूर याद रखना, that Saturn और Mars should not be seventh lord और should not be a योग कारका planet. यानी कि जैसे सपोज करो आपने सेवेंथ हाउस सेवेंथ लॉर्ड और वीनस को अफ्लिक्शन चेक कर लिया, बट वो अफ्लिक्शन मार्स की वजह से है. ठीक है. Then Mars should not be a योग कारका planet. आवाज आ रहा है. अब आ रहा है आफ्टर 41 ईयर्स ऑफ एज, यानी कि 40 से 50 साल के बीच की मैरिज. सेवेंथ हाउस सेवेंथ लॉर्ड प्लस वीनस all together afflicted by Saturn and Rahu.
Venus as fifth lord, placed in 6, 8, 12 houses. +50 years of age में आएगा कॉम्बिनेशन वीक लग्ना लॉर्ड, 7th lord, and Venus. If they are in fixed signs and moon in movable sign. So this will be first marriage, no, sir? Sorry? 50 and first marriage, no? 50 and 50 Yes, plus. Yes. 50 and 50 plus. Yes, first marriage. Saturn and Rahu in Lagna or in 7th house with Venus, with weak Venus. Weak Venus यहाँ पे आप ऐसे समझ सकते हो, let's say Pisces ascendant है, Venus is placed in the 7th house with Saturn and Rahu. So Venus यहाँ पे debilitated है, Saturn और Rahu के साथ है, तो Venus as a planet is weak because of its debilitation sign conjunct with Saturn and Rahu. Old age marriage. ओल्ड एज मतलब अभी इससे भी बियॉन्ड जाके लोग शादी करते हैं. 7th lord debilitated and Venus in 8th house. Denial of marriage. आप लोगों में से कितने लोगों ने देखे हैं डिनायल ऑफ मैरिज के चार्ट्स हैं आप लोगों के पास जिनकी शादियां नहीं हुई हैं? नहीं है. एक सेकेंड. फिलहाल मैंने 4 चार्ट्स यहाँ पे लगाए हुए हैं आज, ये खोल के रखे हुए थे. ये सारे के सारे अनमैरिड हैं. AB वाजपेयी जी ने भी शादी नहीं करी, KN राव सर ने भी नहीं करी, स्वामी विवेकानंद की भी नहीं हुई. ये मेरे एक क्लाइंट है, इन्होंने भी शादी करने से मना कर लिया, शादी नहीं करी. और भी चार्ट्स मैं दे दूंगा, बट आप इनकी डिटेल्स में क्लास एंड में लिखवा दूंगा आप, या ग्रुप में शेयर कर दूंगा. आप लोग जो भी आज पैरामीटर अगर लिखवा रहा हूँ, जितने भी अगर अभी हो जाएंगे क्लास में डिनायल ऑफ मैरिज के, तो आप आइडेंटिफाई करना इनके चार्ट में ऐसी क्या पेक्युलर कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं. ठीक है, उस बेसिस पे. बाकी और भी चार्ट्स दे दूंगा ऐसे जहां पे मैरिज नहीं हुई. एक सेकेंड. हाँ जी, अब आया डिनायल ऑफ मैरिज. यहाँ पे जो भी मैं कॉम्बिनेशन लिखवा रहा हूँ, एटलीस्ट 2 या 2 से ज्यादा कॉम्बिनेशन मिलने चाहिए, तभी आप बोलो. ठीक. 7th हाउस, 7th लॉर्ड एंड वीनस.
if they all are afflicted, or I would say heavily afflicted, heavily, severely afflicted, both in Rashi and Navamsha. Mars, next point है ये, Mars, Venus and Saturn together in 7th house from Moon. Together with? Together in 7th house from Moon. Malefics in Lagna and 7th house. ये next point है. Two malefics in 7th house. But if there are more than two, तो यहाँ पे वो मल्टीपल मैरिज का चार्ट बन जाएगा. Saturn and Rahu in Lagna. Next point, Rahu causing affliction to 7th house and 7th lord together. Weak moon, ये next point, weak moon with Rahu in 7th house. Next, moon with Rahu in 12th house, aspected by Mars and Saturn. Moon with Rahu. In 12th house, aspected by Mars and Saturn. जैसे 3rd हाउस में सैटर्न बैठा है और 9th हाउस में मार्स बैठा है और मून एंड राहु आर इन 12th हाउस, तो यहाँ पे सैटर्न भी देख रहा है और मार्स भी देखेगा. या सैटर्न 6th में हो जाए या मार्स 6th में आ जाए और सैटर्न 10th में आ जाए. हाँ, सैटर्न 10th में और मार्स 6th में आ जाए या मार्स 5th में आ जाए. Exchange of 7th lord and 6th lord, 8th lord और 12th lord, यानी कि 7th हाउस का जो रूलिंग लॉर्ड है उसका एक्सचेंज 6, 8, 12 के किसी भी लॉर्ड के साथ. Exchange of 7th lord with 6, 8, 12 लॉर्ड्स, इनमें से किसी का भी.
Let's say 7th lord is in 12th and 12th lord is in 7th. 7th lord is in 8th, 8th lord is in 7th. 7th lord is in 6th, 6th lord in 7th. Moon aspected by strong Saturn only. वीनस, ये नेक्स्ट पॉइंट है, वीनस अफ्लिक्टेड इन 6, 8 और 12 हाउसेस. Venus. अफ्लिक्टेड इन 6, 8, 12 हाउसेस, इनमें से किसी भी. Next, Sun, Moon and Venus. If they are associated with Saturn, either by planetary position or in by nakshatra. यानी कि Saturn, Sun, Moon and Venus, if they all three are in Saturn's nakshatra, तब भी आप इसको बोल सकते हो. If they all three are aspected or conjunct by Saturn, aspected by or conjunct with Saturn, तब भी आप बोल सकते हो. और ये prominent और ज्यादा हो जाएगा if it repeats in Navamsha. Next, Sun, Moon and 5th Lord, if they are associated with Saturn, combusted Venus with Saturn or aspected by Saturn, Venus with Mars and 7th Lord in 6th or 7th. Venus Mars के साथ हो और 7th Lord either in 6th or in 7th itself. The native might have many relationships, यानी कि love affairs तो हो सकते हैं, but no interest or no inclination to get married. जो मैंने आपको पीछे की क्लासेस में लिखवा दिए हैं उन कॉम्बिनेशंस को मत भूल जाना, उनको भी इंक्लूड कर लेना इनमें. अब वो रिपीट नहीं कर रहा हूं मैं. लाइक सन एंड सैटर्न का, वीनस इन बैरन साइंस, Saturn and Mars in Lagna in 6th or in 8th house,
और इन 7th और 7th फ्रॉम नवांशा लग्न। सर इसको एक बार और समझाना। Saturn and Mars should be together in Lagna or in 6th or in 8th or in 7th, यानी कि Saturn and Mars should be together in Lagna 6, 7 और 8, राइट? अभी ये कंडीशंस आपको मिल गई या नहीं मिली, सपोज करो, बट फिर आपको यहाँ पे एक सेकंड कंडीशन क्या देखनी है, जो भी नवांशा का लग्न उदय है, लेट्स से किसी का नवांशा में लगना कर्क राशि है, तो कर्क राशि से 7th कौन सा है? तुला। कैप्रिकॉर्न, मकर। तो मकर राशि में, अगर राशि चार्ट में मकर राशि में सन, ये सैटर्न एंड मार्स हैं, तब भी यही कॉम्बिनेशन बन जाएगा। बट सैटर्न तो सोन हाउस है उसका। कुछ भी है, आप नवांशा के लग्न से लेके चल रहे हो ना उसको वहां पे। सैटर्न एंड मार्स आमने सामने 17 एक्सेस में हो। 17 एक्सिस इज डिफरेंट एंड कंजंक्शन इज डिफरेंट। ओके, उसमें एस्पेक्ट भी आप ले सकते हो, आप देखो, ऑब्जर्वेशन बिल्ड करो, पर कंजंक्शन प्राइमरीली इंपॉर्टेंट रोल में आ जाएगी यहाँ पे। मेलेफिक्स इन 7th हाउस और 12th हाउस प्लस वीक मून इन 5th और 9th with no benefic aspect. Venus, ये next point है, Venus and Moon together, if they are in either Venus signs or in Moon signs, यानी कि शुक्र और चंद्रमा या तो तुला या वृषभ राशि में हो एक साथ, या कर्क राशि में हो, ठीक है, या फिर नवांशा का जो लग्न है उससे जो 6 और 8वीं राशि पड़ती हो। अभी जैसे हमने कर्क राशि की बात करी एग्जाम्पल में नवांशा के लग्न का, तो छठे घर में कौन सी राशि आएगी? Can you repeat, sir? 9 Sagittarius. In Cancer ascendant in Navamsha chart, which sign occupies the 6th house? Sagittarius. Sagittarius. Right. Dhanu. And which sign occupies the 8th house? Is Aquarius. Aquarius. तो अब राशि चार्ट में देखो कि Sagittarius या Aquarius, इनमें से कहीं पे Venus and Moon are together, then also it can lead to denial of marriage. ये एक एग्जाम्पल के तौर पे कहा है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या देखना है, इफ Venus and Moon are together in any chart, they should not be in Taurus, Libra और Cancer, ये फर्स्ट कंडीशन है। अगर ये नहीं होती, वेल एंड गुड। सेकंड कंडीशन में आपको देखना है नवांशा का जो लग्न हो उस चार्ट में,
उससे जो 6th और 8th साइन है उसमें भी ये वीनस एंड मून शुड नॉट बी टुगेदर। सन इन जेमिनाई, मिथुन राशि का सूर्य हो और शनि से दृष्ट हो, यानी इफ इट इज एस्पेक्टेड बाय सैटर्न, especially in a female's chart, it can lead to lifelong virginity. सन इन जेमिनी, हाँ जी, ये इसकी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कंडीशन है। अब ये सन इन जेमिनी कब होता है? सन इन जेमिनी कब होता है? नहीं पता? जून, 15 जून से जून 14-15 जून से 14-15 जुलाई का एक अप्रोक्सीमेट पीरियड आप ले सकते हो। सो जून जुलाई का जो बर्थ है, ये मिड जून से मिड जुलाई का, उस केस में आप देखो ये वाला, आप इसमें ये फर्दर रिमार्क लिख सकते हो, एप्लीकेबल ओनली इन चार्ट्स विद बर्थ डेट फॉलिंग इन दिस मंथ, मिड Sir, जून टू ये मिड जुलाई। आपने कौन सा पॉइंट बताए थे? अभी एक्चुअली नेट चला गया, नेट चली गई थी मेरी। आपने कहाँ तक लिखा है? मैंने लिखा है वीनस विद मार्स एंड सेवेंथ लॉर्ड either in sixth or seventh house itself. The native might have affairs, but not नो इंक्लिनेशन टू गेट मैरिड। marriage. हाँ. ओके, उसके बाद मैंने आपको लिखवाया है वीनस इन बैरन साइंस। फिर एक लिखवाया मैंने आपको मेलेफिक इन 7th और 12th हाउस प्लस वीक मून इन 5th और 9th with no aspect of Jupiter. फिर लिखवाया है मैंने आपको प्लेसमेंट ऑफ सैटर्न एंड मार्स इन लग्ना और Together. हाँ, सैटर्न एंड मार्स इन लग्ना टुगेदर और इन 6th हाउस और इन 8th हाउस और इन 7th हाउस, यानी कि सैटर्न एंड मार्स शुड नॉट बी टुगेदर इन लग्ना 6th, 7th and 8th. Okay, if they are together it can lead to denial of marriage in these houses. इसी में ही और कंडीशन थी कि सपोज करो आपको ये कंडीशन नहीं मिलती, एक और तरीके से आपको देखना होगा, चेक फ्रॉम द नवांशा लग्ना। तो नवांशा लग्ना जो भी है उससे 7th साइन जो है, क्या उसमें तो नहीं है सैटर्न एंड मार्स टुगेदर? इफ दे आर टुगेदर इन दैट साइन, again it can lead to denial of marriage. सीधी बात है, नवांशा में D9 के 7th हाउस में सैटर्न मार्स नहीं हो। हाँ जी, राइट राइट। पर इसको देखना राशि चार्ट में। 6th, 7th and 8th हाउस में है ना ये? हाँ जी, ओके, मतलब लगना, राशि चार्ट में, मतलब कैप्रिकॉर्न अगर हम देख रहे हैं तो राशि चार्ट में जाके हाँ जी, हाँ जी। ओहो, अच्छा अच्छा। फिर लिखवाया मैंने एक वीनस एंड मून टुगेदर इन ईदर इन वीनस और मून साइन।
यानी कि वीनस ओन्ड और मून ओन साइन, वो कौन कौन से हैं? टॉरस, लिब्रा एंड कैंसर. Venus and Moon together in these signs can lead to denial of marriage, or if it is in 6th or 8th from the Navamsha Lagna. ये जो 6 और 8 वाला है, ये भी आपको राशि चार्ट में ही देखना है, नॉट इन द नवांशा चार्ट. सिक्स्थ और 12 में 6th और 8th. देन जो अभी मैं बात कर रहा था वो ये था सन इन जेमिनाई, जेमिनाई साइन, मिथुन राशि. If it is aspected by Saturn, especially in a female's chart, it can lead to lifelong virginity. So I was discussing कि ये वाला जो केस है ये मिड जून से मिड जुलाई के बीच में ही फॉल करेगा, बिकॉज देन ओनली सन इज इन जेमिनाई. तो आपके पास कभी भी मिड जून से मिड जुलाई के बीच के अगर चार्ट आते हैं तब आप स्पेशली फोकस करें इस वाली चीज पे कि क्या ऐसा कोई कॉम्बिनेशन तो नहीं है कि सन जेमिनाई में है और आस्पेक्टेड बाय सैटर्न. अच्छा, इन दिस मतलब इट शुड बी एक्सपेक्टेड बाय सैटर्न, तभी ये फुलफिल होगा, अदरवाइज हाँ जी, क्योंकि बैरन अदरवाइज साइन नहीं है. ना. हाँ, अदरवाइज अदरवाइज नहीं क्योंकि ना. मेरे अपने 2-3 जानकार हैं नहीं जिनका तो आप 24. हाँ जी. अदरवाइज कैसे पॉसिबल है? एक चीज सोचो ना, जून जुलाई में ठीक है. तो कितने पैदा हो रहे हैं, क्या सबकी शादी नहीं होगी? अच्छा, एक्सपेक्टेड बाय सैटर्न ओनली. आस्पेक्टेड बाय सैटर्न. सेवेंथ लॉर्ड वीनस एंड असेंडेंट, असेंडेंट लॉर्ड, और लग्ना लॉर्ड, जो भी आप बोल रहे हैं, ठीक है. इफ दे आर इन अनफर्टाइल राशिज और बैरन साइंस, ऑल 3 ना. हाँ जी, इफ वीनस, ये नेक्स्ट पॉइंट है. इफ वीनस इज 43 डिग्री और मोर फार अवे फ्रॉम डेबिलिटेटेड सन, यानी कि सन शुड बी इन लिब्रा एंड वीनस शुड बी फार अहेड फ्रॉम सन, इधर बैकवर्ड और फॉरवर्ड, कहीं पे भी. यानी कि चाहे शुक्र कन्या राशि का हो या वृश्चिक राशि का हो, ठीक है. इट शुड बी 43 डिग्री और मोर फार अवे फ्रॉम सन, एंड इफ इट इज आस्पेक्टेड बाय सैटर्न. इसमें वीनस होगा ना हमारा स्कॉर्पियो में या हाँ, वीनस कन्या में, स्कॉर्पियो या या कन्या में कन्या हो. में. हाँ हाँ. हाँ, और सन इन सन 7 इन लिब्रा में. लिब्रा में हो, एंड फर्दर हम्म. ये कॉम्बिनेशन आस्पेक्टेड बाय सैटर्न. पर इस केस में से ऐसा 43 जैसे सन का ही हो गया, 29 डिग्री हो गया, और फिर वो कन्या से आगे नहीं चला जाएगा मतलब. हाँ, फिर कन्या से पीछे ले जाओ. मैंने आपको ना? एक एग्जांपल दिया था, वो ओके. आप उसको पीछे ले जाओ. 43 डिग्री का डिफरेंस होना चाहिए, 43 डिग्री या उससे ज्यादा. ठीक है, ठीक है. और एक्सपेक्टेड बाय सैटर्न, सैटर्न क्या सन को एक्सपेक्ट करना चाहिए कि सन वीनस को करे, वीनस को करे.
ओके, एक कोई करेगा वो डेफिनेटली, वो हाँ। तो एक टाइम पे। ठीक है, ठीक है। नहीं, 2 को भी कर सकता है, एस्पेक्ट कर ले। हाँ, अगर भी कर सपोज करो सकता है। वीनस के साथ कंजंक्ट हो गया, हम्म। है ना, वीनस हम्म। आपने सपोज करो लियो साइन में रखा, हम्म। और ये लिब्रा में है सन, तो वीनस हम्म। को भी देख रहा है, हम्म। पॉसिबल है ना, हम्म। वीनस के साथ कंजंक्ट हो जाए और सन को देख ले ऐसे। जी बिल्कुल। तो यहाँ पे इस वाले केस में ये मैरिज की जो नेगोशिएशंस चल रही होंगी, इट कैन ब्रेक डाउन एट लास्ट मिनट, यानी कि मैरिज करने का इंक्लिनेशन है बट नहीं होगी या नहीं हो रही। Venus 43 degree far away from sun. यस, अच्छा, वीनस मैक्सिमम कितनी फार डिस्टेंस पे जाता है सन से? नहीं आया भाई, जवाब नहीं आया इसका। ये तो शायद मैंने पीछे बताया भी है, नहीं बताया? नोट्स चेक करके बताना, बताया नहीं बताया। नहीं बताया तो फिर बताऊंगा। वैसे ही आप लोगों को पता होना चाहिए भाई, ये बेसिक चीजें हैं कि सन और वीनस में कितनी डिस्टेंस हो सकती है, कितना डिग्री डिस्टेंस हो सकती है। फोर्टी 45 या 47 डिग्रीज का मैक्सिमम डिफरेंस होता है सन एंड वीनस में, मैक्सिमम जब कोई जो पॉसिबल है। फोर्टी 47 है, 47 है। अभी एक और लास्ट पॉइंट लिख लो अभी के लिए, फिर नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे थोड़ा और। लगना, सन एंड मून, all three under influence of Saturn. एक और चलो लास्ट लिख लो अभी के लिए, 3 malefics with 10th lord. टेंथ लॉर्ड, नॉट 10th हाउस। हाँ जी, 10th lord. थ्री malefics कौन कौन से हैं? सैटर्न, सन, मार्स, Mars. राहु। हाँ, सैटर्न सन मार्स, और सैटर्न सन राहु, सैटर्न मार्स राहु। ठीक है, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आप लोग ये डिटेल्स अभी लिखना चाहोगे या मैं ग्रुप में सेंड कर दूं? वो अगर आप काम करोगे तो भाई दो, नहीं तो फिर छोड़ दो। नहीं सर, भेजिए भेजिए, और भेजिए। हाँ भेजिए इसको। और पर करते नहीं हो ना काम। नहीं नहीं, मेरी ना एक्चुअली बीच में मेरा भी डिस्कनेक्ट हो गया था, और मैंने बीच में वापस, मैंने कहा मैं रिकॉर्डिंग सुनूंगी तब अच्छा, फिर दोबारा से नोट्स बीच के जो रह गए लिख लूंगी। चलिए ठीक है। हम्म। चलो फिर आज का एंड करते हैं। Thank you, और sir. प्लीज आप अपने ओके, एंड से थैंक भाई यू। काम करना थोड़ा सा शुरू करो, नहीं तो फिर मुझे कोई मोटिवेशन नहीं रहता ऐसे। नहीं नहीं, ठीक है, ठीक है सर। चलिए, ओके, थैंक यू, थैंक थैंक यू, यू Thank सर। you, sir. Thank you. यू।